हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रविद्यास डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे करंट अफेयर का सेशन थोड़ा सा डिले चल रहा है। अभी मैं आज की डेट में ही 7 अक्टूबर का, 8 अक्टूबर का और आज की डेट में जो कवर होगा करंट अफेयर उसको भी कवर करके मैं वीडियो शाम तक आपके सामने डाल दूंगा ताकि हमारा कंटिन्यूसली चल सके। और करंट अफेयर शुरू करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि यूपी आरओ एआरओ का कल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। सिलेबस डिस्कशन के बारे में पूरी वीडियो बनाई हुई है। अच्छे से मैंने सिलेबस डिस्कस किया हुआ है। पूरा एक एक पॉइंट मतलब एक एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, किस तरीके से आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, कौन से पेपर में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, वो सारी चीज़ें। और उसी में इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो आपका हिंदी का आता है उसके लिए मैं एक बैच लॉन्च करने जा रहा हूँ, जिसका मैंने नाम जो है वो रुद्र बैच रखा है। आर ओ स्पेशल रुद्र बैच। फिलहाल तो वो सारे एग्जाम्स के लिए आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा, पर चूंकि आर ओ का एग्जाम चल रहा है तो उसमें पीवाईक्यू के जो क्वेश्चंस होंगे वो आर ओ एग्जाम्स के ज़्यादा होंगे। बाकी आप जानते ही हैं कि कंटेंट ही होता है, हिंदी मतलब हिंदी ही रहती है। आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ लो, अच्छे लेवल का पढ़ोगे तो जो लोअर लेवल के एग्जाम्स हैं वो आराम से आपके क्रैक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो कि उस रुद्र बैच की वीडियो जहाँ तक है आज या कल मॉर्निंग में डेफिनेटली पड़ जाएगी। ठीक है, और ये जो हमारा डिले चल रहा है ये अब कवर कर लूँगा क्योंकि अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ। तो आगे हम बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखते हैं आज की करंट अफेयर्स में हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। तो एशियन गेम्स थे वो आपके चल ही रहे थे, तो 7 तारीख की ये न्यूज़ थी। अब तो एशियन गेम्स ख़त्म भी हो गया है और भारत ने उस समय 100 के पार जो है पदक जीत लिए थे। अभी भारत 100 कुछ पदकों की संख्या जीतकर और एशियन गेम्स ख़त्म हो चुके हैं, वो भी हम आज ही कवर करेंगे। ये एशियन गेम्स के बारे में न्यूज़ है। फिर आपकी जो है जेल में बंद ईरानी महिला कार्यकर्ता को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, इनके बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं नोबेल पुरस्कार, आपका चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, रसायन का नोबेल पुरस्कार, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। इस पर मैं शॉर्ट्स भी डाल दूंगा, जो अलग अलग नोबेल प्राइजेस जिनको जिनको मिले हैं। देखो, आप किसी भी बड़े संस्थान का जाके शॉर्ट वीडियोस देख लो या उनके जाके वीडियोस देख लो, सेम कंटेंट आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। बस ये है कि वो थोड़ा सा अच्छे से क्या बोल सकते हैं, ग्राफिक्स का यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर रहे हैं चीज़ों को, उनके पास स्मार्ट बोर्ड है, इस वजह से शायद आप अट्रैक्ट हो रहे हो। बाकी नोबेल प्राइज़ मैंने भी कवर किए हुए हैं और जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं जो भी बहुत फेमस हैं, जिनके मिलियंस में आपके सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी कवर किया हुआ है सेम चीज़। बल्कि मैंने उनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको बताई हैं, उसमें पूरा न्यूज़ की कटिंग लगा के एक डिटेल मतलब आपको इन्फॉर्मेशन दी है, एक ओवरव्यू नहीं दिया है। आपको ये भी बताया है कि कौन अलग अलग, अब देखो नोबेल प्राइज़ जिन भी क्षेत्रों में मिल रहा है उन सभी के लिए एक ही कमेटी गठित नहीं की जाती, सबके लिए अलग अलग कमेटी गठित की जाती है। सभी लोगों को जो डिसाइड करते हैं वो संस्थान अलग अलग हैं। ठीक है, किसी को रॉयल्स एकेडमी ऑफ साइंसेज दे रहा है, किसी को कोई दूसरी एकेडमी ऑफ साइंसेज दे रही है। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो ये आप जब डिटेल में पढ़ते हो किसी चीज़ को तभी आप सीख पाते हो। ठीक है, बाकी मैं इसके ऊपर अगर होगा तो शॉर्ट्स डाल दूंगा। बाकी डिटेल में वीडियो पड़ी हुई है, आप पिछले 3 दिन के न्यूज़पेपर की जो मैंने आपका करंट अफेयर कवर किया, पिछले 3 दिन की वीडियोस आप देखो, 10-10, 15-15 मिनट की वीडियोस होती हैं, आपका डेफिनेटली करंट अफेयर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, 1 घंटे में आप पिछले 1 हफ्ते की पूरी वीडियोस देख सकते हो। सारे नोबेल प्राइज़ उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल है ये, क्योंकि ये चूँकि जेल में बंद हैं और उसके बाद इनको मिला है, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कौन है ये। धन विधेयक से जुड़े मामले पर 7 जजों की पीठ करेगी विचार। अब धन विधेयक और एक यहाँ पे आपका आ गया है जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संशोधन को धन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। और इसके साथ में आपका जो यहाँ पे आएगा कि धन विधेयक जो है वो राज्यसभा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा उसे मतलब आप क्या कहते हैं, मना नहीं कर सकती, उसको अपने पास रख सकती है, रखने के बाद उसे आदेश दे मतलब उसको वो पारित ही करना होता है, उसके अपोजिट नहीं जा सकती है। तो ये आपका धन विधेयक के बारे में जुड़ी। अब आप धन विधेयक के बारे में मुझे बताएंगे कि धन विधेयक जो है वो संविधान के किस आर्टिकल में आता है। और इसमें ही एक विधेयक और है जिसको आधार अधिनियम जाना गया है। तो आधार अधिनियम के जो कानून बनाए जा रहे हैं वो भी धन विधेयक की तर्ज पर ही बनाए जा रहे हैं। तो उसके बारे में थोड़ी सी ये न्यूज़ है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। फिर आता है लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के सक्रिय होने की उम्मीद खत्म। अब जैसा कि आपको पता है कि चंद्रयान 3 मिशन जो है हमारा थोड़े दिन पहले भेजा गया था, जिसमें उसके बाद चंद्रयान 3 ने काफ़ी दिनों तक काम भी किया है। जो भी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी वो सारी इन्फॉर्मेशन भी वैज्ञानिकों ने उससे प्राप्त कर ली है। पर चूंकि आपका जो
चंद्रमा होता है वो एक मतलब जो आपका मून होता है 15 दिन के बाद वो अंधेरा उस क्षेत्र में छा जाता है। तो इसीलिए वो जो विक्रम और लैंडर था वो दोनों स्लीपिंग मोड में चले गए थे 3 सितंबर के आसपास, 3 से 5 सितंबर के आसपास, और वो अब स्लीपिंग मोड से वापस से दोबारा से एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। तो वैज्ञानिकों ने ये बात बोली है कि अब उनके एक्टिव होने की संभावना भी लगभग ना के बराबर हो चुकी है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो ये जानेंगे क्या न्यूज़ है इसमें और किस तरीके की चीज़ें हुई हैं, तो वो देखते हैं, और क्या क्या चीज़ें क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ से गेन कर ली है, वो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। आगे आपके सामने लास्ट न्यूज़ रहेगी आज की। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं डेली बेसिस पे कुछ चीज़ें होती हैं जो आज की डेट में हुई होती हैं, इतिहास के पन्नों में या कुछ भी आप बोल लो, तो उसके बारे में है। पहली बार लूना 3 ने चंद्रमा के हिस्से की तस्वीर ली थी आज ही के दिन, और अध्ययन के लिए एक साथ सड़क पर उतरे 90 जोड़े जुड़वा बच्चे, ये भी आज के दिन हुआ था। और भगत सिंह की पत्नी बनकर दुर्गा भाभी ने दिया था अंग्रेजों को चकमा। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हम सीखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और शुरू करने से पहले आप अपनी पेन और कॉपी लेके साथ में बैठ जाइए और इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट करते रहिए। एशियाई खेलों में पहली बार पदक 100 के पार हुए हैं, मतलब 100 से ज़्यादा पदक पार कर लिए हैं भारत ने। और जब जैसा कि उन्होंने लक्ष्य भी बना के रखा था कि इस बार एशियन गेम्स में उनको 100 पदक जीतने हैं, उसका टारगेट बना के रखा हुआ था। शॉर्ट में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। 9 पदक जीते, एक स्वर्ण सहित। भारत ने शुक्रवार को झांगशू में 95 कुल पदकों की संख्या, 7 और पदक आने तय हुए। 22 स्वर्ण पदक अब तक आ चुके हैं भारत के खाते में। ठीक है, भारतीय हॉकी टीम ने गत चैंपियन जापान को 5-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तीरंदाजी में रिकर्व पुरुष टीम ने जीता रजत, महिला टीम को कांस्य पदक मिला है। बैडमिंटन में एच एस प्रणय सेमीफाइनल में हारे, कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा, उनको कांस्य पदक मिला है। ठीक है, कुश्ती में सोनम, किरण और आमन ने दिलाया कांसा, और बजरंग पुनिया जो है वो आपके उनको हार का सामना करना पड़ा है। बाकी बात करेंगे तो ब्रिज टीम ने जीती चांदी, और शिव कटकरा रेगू में महिला टीम ने जीता कांस्य। तो ये चीज़ें थी। आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं एथलेटिक्स और निशानेबाजी में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो 19वें एशियाई खेलों के कई मायनों में भारत के लिए ऐतिहासिक साबित हुए हैं। एथलेटिक्स में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 29 पदक जीते, जिसमें 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य शामिल हैं। इसके अलावा निशानेबाजी में भारत का दबदबा रहा है। निशानेबाजी में 22 पदक भारत की झोली में डाले, जिसमें 7 स्वर्ण हैं, 9 रजत हैं, 6 कांस्य हैं। घुड़सवारी की टीम ड्रेसेज स्पर्धा में भारत के 41वें वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता है। वहीं व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को पहला पदक भी मिला है। रोइंग और सेलिंग में भी भारत ने शानदार प्रदर्शन किया, इससे हम पदकों का शतक लगाने में सफल रहे हैं। इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको पेज नंबर 12 पर मिलेगी, जो कि हम आगे कवर करने वाले हैं। और मैंने बताया कि आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है, तो आपको मैं ये स्लाइड्स जो हैं वो अभी मैं डाल नहीं पा रहा हूँ, पर टेलीग्राम चैनल पर मैं सारी स्लाइड्स डाल दूंगा, आप जाके पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, बाकी मैं देखो आपकी मर्जी है, अगर आप लाइन टू लाइन पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। बाकी एक ओवरव्यू मैं दे देता हूँ आपको, जो नोट्स बनाने हैं वो आप यहाँ से बना सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं एशियाई खेलों की। तो यहाँ पे हम पदक तालिका पे पहुँचते हैं। सबसे पहले पदक तालिका हमारी ये है कि भारत जो है अभी भी चौथे नंबर पे बना हुआ है। भारत ने 22 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं, और टोटल 95 पदक यहाँ पे हासिल कर लिए हैं। नंबर 1 पे चाइना है। ठीक है, उसके बाद क्रिकेट में दूसरा स्वर्ण लाने के करीब है भारत। तो ये आपके झांगशू चाइना में क्रिकेट का भी हो रहा है। तो पहली बार एशियाई खेलों में उतरी भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने शुक्रवार को सेमीफाइनल में बांग्लादेश के 9 विकेट से रौंदकर फाइनल में जगह बनाई। भारत का सामना शनिवार को अफगानिस्तान से होगा, जिसमें एक अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया, जिससे पहले भारतीय महिला टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता, और अब पुरुष टीम भी सोने का तमगा प्राप्त करने के करीब पहुंच गई है। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, और गेंदबाजों ने इसे सही साबित करते हुए बांग्लादेश को 20 ओवर में 9 विकेट पर 96 रन के स्कोर पर रोक दिया। भारत ने जब इसका जवाब 9.2 ओवर में 1 विकेट पर 97 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने अपने ओवर में ही यशस्वी का विकेट गंवा दिया। कप्तान गायकवाड़ नाबाद रहे। तिलक ने 97 रन की साझेदार पारी की और भारत को आसान जीत दिला दी। ठीक है, उसके बाद है हॉकी टीम ने 13 वर्ष बाद दिलाया स्वर्ण। तो हमारी हॉकी टीम जो है वो उसमें गोल्ड मेडल जीत चुकी है। ठीक है, जापान को 5-1 से हराकर पेरिस ओलंपिक कोटा भी प्राप्त किया है, मतलब अब इनको पेरिस ओलंपिक में जाने का मौका मिल जाएगा। फिर आता है चिराग सात्विक की जोड़ी फाइनल में प्रणय को कांस्य। ठीक है, तो ये बैडमिंटन में जो है इन्होंने आपका प्रणय, कल इनके बारे में कवर किया था हम लोगों ने, तो ये आपके पहुंच चुके थे फाइनल्स में, और यहाँ पे इन्होंने
कांस्य पदक जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक से आपके ये चूक गए हैं। भारतीय रिकर्व तीरंदाजों ने समाप्त किया 13 वर्षों का इंतजार, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तीरंदाजी में शुक्रवार को यहाँ 13 साल का इंतजार समाप्त हुआ, जब भारतीय पुरुष और महिला रिकर्व टीमों ने आशा से बेहतर प्रदर्शन करते हुए रजत और कांस्य पदक जीते। तो इस स्पर्धा में 2010 से देश का पहला पदक है। चोटों से जूझ रही अंकिता भगत और सिमरजीत कौर और भजन कौर की तिगड़ी ने वियतनाम को हराकर कांस्य पदक जीता है। भारत की पांचवी जो आपकी क्या रखा है, थोड़ा सा ब्लर हो गया ये, पांचवी वरीय जोड़ी ने कांस्य पदक के मुकाबले में थी और एनगुट थी थान ने हाओ फुंगोक थाओ को वियतनाम की टीम को, मतलब जो भी नाम दे रखे हैं वो आप देख लेना। फिलहाल मेनली आपके यही है कि तीरंदाजी में कौन सा जीता है पदक, उसके बारे में। ठीक है, मैं एक एशियन गेम्स के ऊपर ओवरऑल एक वीडियो आपके जीके शॉर्ट में डाल दूंगा बना के। ठीक है, नेक्स्ट संडे तक जहाँ तक है आपके पास पहुँच जाएगी, उससे पहले पहुँच जाएगी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये आपके लिए है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है आपका। जेल में बंद ईरानी महिला कार्यकर्ता को शांति का नोबेल पुरस्कार। देखो ये आप नोट्स बना रहे होंगे तो नोबेल प्राइज एक ही जगह पे सारे लिख लीजिएगा। ठीक है, बाकी मंथली करंट अफेयर का जब आएगा आपका मंथ के एंड पे तो वो उसमें कवर होंगी चीज़ें सारी कंसाइज वे में। देखो डेली करंट अफेयर पढ़ने से बेनिफिट ये होता है कि जब आप मंथली करंट अफेयर पढ़ने बैठते हो तो आपको नया नहीं लगता, आपको ये फील नहीं आता कि कोई आप किताब पढ़ रहे हो नई ला के खरीद के मार्केट से। आपने डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़े हैं, जब आप मंथली पढ़ने बैठते हो तो वो आपका रिवीजन हो रहा होता है, तब आपको चीज़ें दिमाग में बैठ रही होती कि अच्छा हाँ ये मैंने पढ़ा रखा था। ओके, डेली करंट अफेयर्स जो पढ़ी थी उसमें से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैगजीन में कवर की गई हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो ये ओस्लो में चयन समिति की अध्यक्ष वेरिन रीड एडरसन ने की पुरस्कार की घोषणा। ईरान से 10 दिसंबर को पुरस्कार का समारोह के लिए मोमदी को रिहा करने का आग्रह किया गया। शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली 19वीं महिला नरगिस मोहम्मदी शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली 19वीं महिला है। वे ईरान की दूसरी महिला हैं जिन्हें प्रतिष्ठित सम्मान दिया जा रहा है। पहले 2003 में मानवाधिकार कार्यकर्ता शिरीन एबादी को यह पुरस्कार दिया गया था। 122 वर्षों के इतिहास में 5वां मौका है जब शांति का नोबेल पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जा रहा है जो या तो जेल में है या अपने घर में नज़रबंद है। ठीक है, ईरान ने मोहम्मदी को नोबेल पुरस्कार देने की आलोचना की। इन्होंने बोला कि इन्होंने ईरान के कानून तोड़े हैं, इसके तहत इन्हें जेल में बंद किया गया था, पर फिर भी इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, तो इसका एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा ईरान के लोगों पर। जेल में बंद ईरानी कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी की महिलाओं के अधिकार और लोकतंत्र को पैरवी तथा मृत्युदंड के खिलाफ उनके निरंतर अभियान की खातिर 2023 के लिए शांति को नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। 51 वर्षीय मोहम्मदी ने ईरानी अधिकारियों द्वारा कई बार गिरफ्तार किए जाने और वर्षों तक सलाखों के पीछे रहने के बावजूद अपनी मुहिम बरकरार रखी। ओस्लो में पुरस्कार की घोषणा करते हुए चयन समिति की अध्यक्ष वेरिट रीड एडरसन ने कहा, यह पुरस्कार ईरान के पूरे आंदोलन और उसकी निर्विवाद नेता नरगिस मोहम्मदी के महत्वपूर्ण काम की मान्यता है। समिति की उम्मीद है कि यह पुरस्कार काम जारी रखने के लिए एक प्रोत्साहन है। इन्होंने ईरान के 10 दिसंबर को पुरस्कार समारोह के मोहम्मदी को समय पर रिहा करने का भी आग्रह किया है। तो द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए एक बयान में मोहम्मदी ने कहा कि मानवाधिकार की मेरी परोकारी में वैश्विक समर्थन और मान्यता मुझे अधिक दृढ़ और अधिक जिम्मेदार, अधिक भावुक और अधिक आशावान बनाती है। मुझे यह भी उम्मीद है कि ये समर्थन बदलाव के लिए ईरानी के आंदोलन को अधिक मजबूत और अधिक संगठित बनाएगा। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा ये है कि नोबेल पुरस्कार विजेता नरगिस को 13 बार कैद किया गया और 15 वर्षों से इन्होंने अपने पति को देखा तक नहीं है। कौन है ये, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नरगिस का जन्म ईरान के जंजन शहर में एक कुर्द परिवार में 21 अप्रैल 1972 को हुआ था। भौतिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग के तौर पर काम शुरू किया। वे 1990 के दशक से ही महिलाओं के हक के लिए आवाज़ उठा रही हैं, कई अखबारों के कॉलम भी लिखती हैं। नरगिस 2003 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता शिरीन इबादी के नेतृत्व वाले गैर सरकारी संगठन डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर की उप प्रमुख हैं। इबानी के प्रयासों से ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 के हर साल 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, मतलब इन्होंने ही इस पर थोड़ा सा दबाव बनाया था जो अहिंसा दिवस मनाया गया है 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2003 से ही नरगिस ने डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर में काम शुरू किया। नरगिस को जेल में बंद कार्यकर्ताओं उनके परिवारों की मदद करने की कोशिश के आरोप में पहली बार 2011 में जेल की सजा सुनाई गई। और नरगिस ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम है, अभी ये देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि इन्हें नोबेल प्राइज मिला है और इनकी बुक कौन सी है उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो एक किताब भी लिखी जिसका नाम है वाइट टॉर्चर। ठीक है, उसका नाम क्या है आपका,
वाइट टॉर्चर। इस पुस्तक में उन्होंने जेल में रहते हुए साथी कैदियों की यातनाओं के बारे में लिखा है। 2022 में उन्हें रिपोर्ट्स विदाउट वाटर्स के साहस पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी यहाँ से आपके लिए। वाइट टॉर्चर किसकी बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये नरगिस जी की बुक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इससे पहले इन्हें जो रिपोर्ट विदाउट वाटर के सम्मान से सम्मानित किया गया। ये एक संस्था है रिपोर्ट विदाउट वाटर, जो कि आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को भी जारी करता है। आपने पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आप ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, आगे धन विधेयक के जुड़े मामले 7 जजों की पीठ करेगी विचार। तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि आधार अधिनियम जैसे कानूनों को धन विधेयक के तौर पर पारित करने की वैधता के मुद्दे पर विचार करने के लिए वह 7 जजों की पीठ गठित करेगा। इस फैसले का मकसद धन विधेयक से जुड़े विवाद का समाधान करना है, क्योंकि सरकार ने आधार विधेयक और यहां तक कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संशोधन को भी धन विधेयक के रूप में पेश किया था। जाहिर तौर पर इसका मकसद राज्यसभा को दरकिनार करना था, क्योंकि सरकार के पास उच्च सदन में बहुमत नहीं था। धन विधेयक ऐसा विधेयक होता है जिसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ये आपने पढ़ा होगा आर्टिकल में। अब चूंकि आर्टिकल में आपको इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि धन विधेयक कौन सा आर्टिकल में है। ठीक है, धन विधेयक ऐसा विधेयक होता है जो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा में इसे संशोधन तथा अस्वीकार नहीं कर सकती है। उच्च सदन, राज्यसभा को हम उच्च सदन बोलते हैं, ठीक है, और लोकसभा को हम निम्न सदन बोलते हैं। उच्च सदन केवल सिफारिशें कर सकता है जिनमें निचला सदन स्वीकार कर भी सकता है और नहीं भी। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पार्डीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि 7 न्यायाधीशों की पीठ के सभी लंबित मामले प्रक्रियागत निर्देशों के लिए 12 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया जाएंगे। इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए पीठ के समक्ष उल्लेख किया गया था। उल्लेखनीय है कि नवंबर 2019 में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने वित्त अधिनियम 2017 को धन विधेयक के रूप में पारित करने की वैधता को जांच के मुद्दे की बड़ी पीठ के पास भेज दिया था। तब 5 न्यायों की पीठ ने वित्त विधेयक का हिस्सा बनने वाले विभिन्न न्यायाधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियम की पूरी तरीके से रद्द कर दिया था। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आगे, इसके बारे में एक अभी डिटेल में आगे और भी आएगा, तो उसके बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके सामने ये है कि पहले तो हम देख लेते हैं कि जब तक ये एक्टिव रहा है तो उसने क्या क्या चीज़ें वहाँ से निकाली हैं विक्रम लैंडर ने। तो ऑक्सीजन और भारी मतलब ऑक्सीजन और अन्य तत्वों का पता लगाया है। रोवर ने पेलोड में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, सल्फर और अन्य तत्वों का पता लगाया। वहीं लैंडर के पेलोड चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चेस्ट ने पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर चंद्र सतह के तापमान को मापा। लैंडर के दूसरे पेलोड रंभा LP ने चंद्र सतह के प्लाज्मा वातावरण को मापा। चंद्र कंपन गतिविधि उपकरण इल्सा ने चंद्रमा पर कंपन को महसूस किया। मतलब ये सारी चीज़ें उसमें लगाई गई थी, तो सभी ने अपना काम किया है। स्लीप मोड में जाने से पहले विक्रम होप टेस्ट में भी सफल रहा था। ठीक है, स्लीप मोड में जाने से पहले। स्लीप मोड क्या है अभी मैं आपको डिटेल में पढ़ के बताता हूँ। विक्रम ने 40 सेंटीमीटर उछलकर 30 से 40 सेंटीमीटर दूर एक बार फिर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। वैज्ञानिकों की उम्मीद है कि होप टेस्ट से मिली सफलता से भविष्य में चंद्रमा के सैंपल लाने में मदद मिलेगी। चंद्रमा पर भविष्य के मानव मिशनों को इस सफल परीक्षण में पंख लग सकते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। आपका ये था भारतीय जो इसरो था, इसरो के पूर्व अध्यक्ष AS किरण कुमार ने भारत के तीसरे मिशन के संभावित अंत का संकेत देते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के सक्रिय होने की अब कोई उम्मीद नहीं है। किरण कुमार, जो चंद्रयान मिशन से सक्रियता से जुड़े रहे हैं, शुक्रवार को कहा कि अब लैंडर और रोवर के जागने की कोई उम्मीद नहीं है। क्या हुआ है इसके बारे में देखते हैं। चंद्रयान 3 मिशन की उपलब्धि पर किरण कुमार ने कहा, निश्चित रूप से इससे बहुत लाभ होगा। एक ऐसे क्षेत्र मतलब कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गए हैं जहां कोई भी दूसरा देश नहीं पहुंच सका है, उस क्षेत्र का डेटा प्राप्त किया है। इन्होंने इसरो द्वारा चंद्रमा पर सैंपल वापसी मिशन शुरू करने की संभावना के बारे में भी बात की, लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा नहीं बताई है। इससे पहले इसरो ने कहा था कि 22 सितंबर को चंद्रमा पर सूर्योदय होने के साथ ही उसने लैंडर और रोवर के साथ संचार स्थापित करने एवं स्लीपिंग मोड से जगाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। गौरतलब है कि भारत ने, अब यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, भारत ने 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग का इतिहास रच दिया था। भारत के अलावा अमेरिका, सोवियत संघ और चीन ने चंद्रमा की सतह पर अपने लैंडर उतारे हैं, लेकिन भारत को छोड़कर कोई भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा सका है। चंद्रमा पर रात होने से पहले प्रज्ञान 2 सितंबर, ठीक है, प्रज्ञान जो है आपका 2 सितंबर को, और विक्रम 4 सितंबर को स्लीपिंग मोड में चला गया था। एक चंद्र दिवस मतलब कि 14 दिन का होता है एक चंद्र दिवस। सूर्यास्त होने पर अंधेरा छा जाता है, तापमान 0 से 180 डिग्री तक नीचे चला जाता है, इसीलिए लैंडर रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था।
आप समझ गए होंगे स्लीप मोड में क्यों डाला गया था। इसलिए डाला गया था क्योंकि जब वहाँ पे सूर्यास्त होता है तो वहाँ का तापमान 180 डिग्री माइनस तक चला जाता है, ठीक है। और इस वजह से 180 डिग्री तक चला जाता है, तो इस वजह से शून्य की बात समझ रहे हैं आप, शून्य से 180 मतलब माइनस में ही बोलेंगे हम उसको। तो इसीलिए लैंडर रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था। इसरो अधिकारियों के अनुसार चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने ठीक तरीके से काम किया। चंद्रयान 3 के उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना। चंद्र सतह पर वैज्ञानिक प्रयोगों के संचालन पूरे हो चुके हैं। चंद्रयान 3 मिशन के लक्ष्यों को रोवर और लैंडर के स्लीप मोड में जाने से पहले ही पूरा किया जा चुका था। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर और रोवर के पेलोड ने कई प्रयोग किए। स्लीप मोड में जाने से पहले रोवर ने लैंडर से लगभग 100 मीटर की दूरी तय की थी, ठीक है। तो काम एक्चुअल में हमारा हो चुका था, पर स्लीप मोड के बाद दोबारा से एक्टिव नहीं हुआ है। अब आज बात करेंगे इतिहास के पन्नों में आज की डेट में क्या चीज़ें हुई। तो सबसे पहला यह हुआ था कि पहली बार लूना 3 ने चंद्रमा के पीछे हिस्से की तस्वीर ली थी। तो 1959 में आज ही के दिन रूसी अंतरिक्ष यान लूना 3 ने चंद्रमा के पीछे हिस्से की तस्वीर ली थी। चंद्रमा से गुजरने के बाद लूना 3 ने 53,500 किलोमीटर की दूरी पीछे मुड़कर चंद्रमा के सूर्य की रोशनी वाले दूर के हिस्से की 29 तस्वीरें ली, जिससे पहले चंद्रमा का यह हिस्सा पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता था। अध्ययन के लिए एक सड़क पर उतरे 90 जोड़े जुड़वा बच्चे आज ही के दिन 1977 में आज ही के दिन स्विट्जरलैंड में कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं द्वारा दिए गए आनुवंशिक अध्ययन में एक जैसे दिखने वाले 90 जुड़वा बच्चों ने भाग लिया, जिसके तहत उन्होंने एक साथ एक ही जगह से खरीदारी की। अध्ययन के इस तरीके ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी। भगत सिंह की पत्नी बनकर दुर्गा भाभी ने दिया था अंग्रेजों को चकमा। तो स्वतंत्रता सेनानी दुर्गावती बोहरा, जिन्हें क्रांतिकारी दुर्गा भाभी कहते थे, जन्म 1907 में हुआ था आज ही के दिन इलाहाबाद में। 1918 में क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा से विवाह के बाद वे क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने लगी। दुर्गा भाभी ने 19 दिसंबर 1928 को सांडर्स पर गोली चलाने के बाद भगत सिंह को उनकी पत्नी बनकर कलकत्ता पहुंचाया। दुर्गा भाभी ने भगत सिंह और राजगुरु को फांसी की सजा के विरोध में 8 अक्टूबर 1930 को ब्रिटिश सर्जेंट पर गोली चलाई थी, ठीक है। तो आज की ये आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके सामने थी, और नेक्स्ट वीडियो में आज ही डाल दूंगा। 8 तारीख वाली भी कवर हो जाएगी। उसके बाद आज से फिर डेली बेसिस पे आपकी जो करंट अफेयर चलती है वीडियो, वो भी आ जाएंगी। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, और मंथली करंट अफेयर जब आएगा तो एक कंसाइज वे में आपको पीपीटी की फॉर्म में सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। उसमें मैं कोशिश करूँगा। अब चूँकि आर की वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो उस पर मैं एक बैच लॉन्च कर रहा हूँ, वो आप ज़रूर उसको प्यार दें, अपना सपोर्ट बनाएं उस पर, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, ठीक है। और देखिए, आपका सपोर्ट, आपका प्यार ही मेरे लिए मोटिवेशन है, ये बात मैं हर बार बोलता हूँ। और आप जितना भी आप यहाँ पे समय देंगे, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि आपका समय बर्बाद नहीं जाएगा। आपको वो कंटेंट मिलेगा, वो नॉलेज मिलेगा जो किसी भी अच्छी जगह पे आप, अगर आपकी नज़रों में जो भी अच्छा रहेगा ना इंस्टीट्यूट, मतलब आपकी नज़रों में वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, उससे बेटर इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, एकदम रियलिस्टिक ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सोर्सेज हाइड करके दे रहा हूँ। तो वो इन्फॉर्मेशन वो भी निकालना है, वो पीपीटीज में डाल रहे हैं, वो स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। और मैं उन्हीं ऑथेंटिक सोर्सेज को आपके सामने रख के डायरेक्टली बता रहा हूँ, बस इतना सा डिफरेंस है सिर्फ, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।